कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहां पर हम आधुनिक भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत अभी तक हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में जाना। अब हम यहां पर कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे। जो कर्नाटक युद्ध 3 हुए वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुए थे, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य व्यापार को लेकर संघर्ष हुए थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। 17वीं शताब्दी तथा 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य व्यापार को लेकर संघर्ष जारी था। ये दोनों ही व्यापार को बढ़ाने की ओर अधिकाधिक लाभ उठाने की ओर हेतु अग्रसर थे। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इसी कारण अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने भारतीय राजनीति में दखल देना प्रारंभ कर दिया, जिससे दोनों कंपनियों के मध्य कटुता आ गई और अब इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर दूसरी कंपनियों को पूर्णतः मार्ग से हटाना हो गया था। तो यही कारण थे कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये दोनों ही कंपनियां यूरोपीय थीं और वहाँ भी इनके मध्य संघर्ष चलता ही रहता था। जैसे ही यूरोप में संघर्ष शुरू होता था वैसे ही ये विश्व के अलग अलग भाग में दोनों कंपनियों के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता था। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध उस समय प्रारंभ हुआ जब यूरोप में दोनों देशों के मध्य ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हुआ था। भारत में कुल 3 युद्ध लड़े गए, जो कि 1746 से 1763 के मध्य हुए। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों का भारत से पूर्णतः सफाया हो गया। तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर्नाटक के 3 युद्ध के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुए कर्नाटक के युद्ध, यानी प्रथम युद्ध कर्नाटक का कब हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। द्वितीय युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ। ठीक है, इन्हें आप याद करिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि इस युद्ध के प्रारंभ होने के समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडुचेरी में था तथा इनके अन्य कार्यालय जिंजी, मछलीपट्टनम, करिकल, माही, सूरत और चंद्रनगर में थे। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय 1746 से 1748 के बीच फ्रांसीसियों के मुख्यालय कहाँ पर थे? मुख्य रूप से तो पांडुचेरी में था तथा अन्य मुख्यालय जिंजी, मछलीपट्टनम, करिकल, माही, सूरत और चंद्रनगर में थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि अंग्रेजों का मुख्य कार्यालय मद्रास, मुंबई और कलकत्ता थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि अंग्रेजों का मुख्य कार्यालय मद्रास, मुंबई, कोलकाता थे, जबकि फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडुचेरी, जबकि अदर जो दूसरे कार्यालय थे वो जिंजी, मछलीपट्टनम, करिकल, माही और सूरत और चंद्रनगर थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1740 में ऑस्ट्रिया पर अधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप और अंग्रेजों के मध्य, फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष कब हुआ था? तो 1740 में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1746 में भारत में दोनों कंपनियों के मध्य युद्ध शुरू हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि इस समय डुप्ले पांडुचेरी के फ्रेंच गवर्नर थे। उसके नेतृत्व में फ्रेंच सेना ने
अंग्रेजों को परास्त कर मद्रास को जीत लिया। यानी जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो 1746 से प्रारंभ हुआ। और इसमें क्या हुआ कि डुप्ले, आपसे पूछा जाए डुप्ले कौन था, तो फ्रेंच गवर्नर था जो फ्रांसीसियों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। तो फ्रेंच सेना ने अंग्रेजों को परास्त कर मद्रास को जीत लिया। यानी मद्रास किसका मुख्यालय था, तो अंग्रेजों का मुख्यालय था, क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य मुख्यालय मद्रास, मुंबई और कोलकाता थी। लेकिन जब फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ तो उसमें मद्रास को फ्रांसीसियों ने जीत लिया। किसके नेतृत्व में, पांडुचेरी का फ्रेंच गवर्नर था, कौन था, डुप्ले थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोमे का युद्ध स्मरणीय है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध था, तो वो था सेंट टोमे युद्ध था। ये भी स्मरणीय। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सेंट टोमे का युद्ध क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि यह युद्ध फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन यानी 1744 से 1749 के मध्य लड़ा गया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट टोमे का युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1744 से 1749 के मध्य हुआ था। असल में जिस समय दोनों यूरोपीय कंपनियां यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों यूरोपीय कंपनियां भारत में युद्ध कर रही थी, उस समय कर्नाटक के नवाब ने दोनों को ही युद्ध बंद करने तथा देश की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए आदेश दिया, भंग न करने का आदेशित किया। डुप्ले ने अपनी कूटनीति से नवाब को मद्रास जीत कर देने का आश्वासन दिया, परंतु बाद में वह अपनी इस शर्त से मुकर गया, जिस कारण नवाब ने अपनी सेना को फ्रांसीसियों से युद्ध हेतु भेजा और डुप्ले की महज 230 फ्रांसीसियों और 700 भारतीयों की सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया। तो इसी के बारे में बात कर लें। यहाँ पर पहले हम बात करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेंट टोमे का युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ था। ठीक है, और ये क्यों हुआ था, इसका कारण था कि जब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच मध्य युद्ध लड़ा जा रहा था तो कर्नाटक के जो नवाब अनवरुद्दीन थे उन्होंने इस युद्ध को बंद करने तथा बंद करके शांति व्यवस्था बनाए रखने की आदेशित किया था। लेकिन डुप्ले ने कहा था कि यदि हम इस युद्ध में कुछ जीते तो हम आपको ये मद्रास देंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए, जिस कारण से कर्नाटक के जो नवाब अनवरुद्दीन थे और फ्रांसीसी सेना के बीच संघर्ष हुआ। तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि जिस कारण नवाब ने अपनी सेना यानी क्या हुआ कि परंतु बाद में वह अपने शर्त से मुकर गए, यानी डुप्ले ने आश्वासन दिया था कि वो मद्रास उसे वापस लौटा देगा, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। तो क्या हुआ, जिस कारण नवाब ने अपनी सेना को फ्रांसीसियों से युद्ध हेतु भेजा। डुप्ले की महज 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीयों की सेना ने नवाब के 10,000 सैनिक को परास्त कर अनुशासित यूरोपीय सेना की ढीली और असंगठित भारतीय सेना पर श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। यानी डुप्ले की महज 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीयों की सेना ने नवाब की जो सेना 10,000 सैनिक थे उनको परास्त कर दिया। इससे यूरोपीय सेना की जो ढीली और असंगठित भारतीय सेना पर श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में हुई एक्स ला सॉपेल की संधि से समाप्त हुआ। यानी जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो यदि पूछा जाए उसके समाप्त होने का कारण क्या है, तो वो एक्स ला सॉपेल की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझाया गया और इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हुआ। यानी युद्ध भारत में लड़ा जा रहा था, जबकि इसका मुख्य कारण ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को पाने का था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध भारत में हो रहा था, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जा रहा था। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार अपने हाथ में लेना था, या फ्रांसीसी अपने हाथ में ले रहे थे, उसी तरफ अंग्रेज ले रहे थे। तो क्या हुआ, जब एक्स ला सॉपेल की संधि हुई तो इसके तहत इस संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, यानी पुनः फ्रांसीसियों ने वापस कर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको ये याद रखना है कि एक्स ला सोपेल संधि का किस युद्ध से संबंध है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक के प्रथम युद्ध से संबंध है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि एक्स ला सोपेल की संधि किस युद्ध से संबंधित है, तो आपको बताना होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इस युद्ध के दौरान दोनों ही दल बराबरी रहे, परंतु युद्ध में फ्रांसीसी श्रेष्ठता साफ थी। यानी इस युद्ध में दोनों दलों की बराबरी रही, लेकिन इसमें श्रेष्ठता किनकी साबित हुई, फ्रांसीसियों की। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने बात की। अब हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर चुके डुप्ले की राजनीति पिपासा जाग चुकी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि मतलब प्रथम कर्नाटक युद्ध में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करके डुप्ले की अपनी राजनीतिक पिपासा जाग चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि डुप्ले अब भारतीय राजनीति में भाग लेकर अंग्रेजी कंपनी को पूर्णतः भारत में विस्थापित करने की रणनीति बनाने लगा। यानी वो प्रथम कर्नाटक युद्ध जीतने से उसे इस चीज़ की लालसा हुई कि अब वो अंग्रेजी कंपनी को पूर्णतः भारत से विस्थापित यानी हटा देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि उसे भारतीय राजनीति में दखल देने का अवसर हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद से मिला। यानी उसने भारतीय प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद अब डुप्ले ने भारतीय राजनीति में अवसर हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद से मिला, और वो इस समय भारतीय राजनीति में दखलन दे रहा था। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हैदराबाद के बारे में यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आसफ जाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग यानी जंग मतलब पुत्र, उसके भतीजे मुजफ्फर जंग आसफ जाह का पौत्र के मध्य विवाद खड़ा हो गया था। तो हैदराबाद के मतलब उत्तराधिकारी बनने के लिए इनके बीच मध्य विवाद हुआ। फिर क्या हुआ, दूसरा पॉइंट देखते हैं। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहब के मध्य विवाद शुरू हो गए। यानी आपसी राजा बनने की होड़ में डुप्ले ने इन्हीं हैदराबाद और कर्नाटक के मध्य अपनी भारतीय राजनीति में अपने पैर रखे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले ने किन रियासतों पर अपनी भारतीय राजनीति में दखलन दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हैदराबाद और कर्नाटक। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि हैदराबाद और कर्नाटक में चल रही इन विवादों से राजनीति बढ़ते बने हेतु डुप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फर जंग तथा कर्नाटक में चंदा साहब के सहयोग किया, और अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन के सहयोग करना पड़ा। और अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासुर यानी इधर फ्रांसीसी, जहाँ पर फ्रांसीसी जो डुप्ले थे वो हैदराबाद के मुजफ्फर जंग और कर्नाटक के चंदा साहब का सहयोग किया, उधर ही अपरिहार्य रूप से निष्पक्ष रूप से अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे पर सहयोग कर रहे थे जिससे कि अपना एक उन पर आधिपत्य जमा सके। तो हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। तो 1749 में कर्नाटक का नवाब कौन बना था, चंदा साहब बना था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1750 में नासिर जंग भी फ्रेंच की सेना में संघर्ष करता मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1749 में चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बना और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। कब, 1750 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि डुप्ले इस समय तक अपनी शक्ति के चरम पर था और इस स्थिति को परिवर्तित होने में देर नहीं लगी। क्या हुआ, तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अनवरुद्दीन का पुत्र अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली युद्ध में बचकर भाग गया था और उसने त्रिचनापल्ली में सरली और फ्रांसीसियों ने चंदा साहब की सेना के साथ मिलकर दुर्ग को घेर लिया और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव
को तोड़ने में असफल रहा तो क्लाइव ने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो याद रखना है कि अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा, यानी जो फ्रांसीसियों ने चंदा साहब की सेना के साथ मिलकर दुर्ग को घेर लिया था। तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव ने इस घेरे को तोड़ने का असफल रहा तो क्लाइव ने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। यानी भारतीय राजनीति में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों पूरी तरीके से दखल दे रहे थे, जिसी कारण से ये युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हो रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1752 में स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचिन्नापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी क्या हो कि 1752 में स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने, यानी आपसे पूछा जाए कि 1752 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रिंगर लॉरेंस कर रहा था। अंग्रेजी सेना ने त्रिचिन्नापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फ्रांसीसियों अधिकारियों ने त्रिचिन्नापल्ली में हुई हानि के लिए डुप्ले को जिम्मेदार ठहराया और उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया। यानी जो फ्रांसीसियों की हार हुई उसका मुख्य कारण डुप्ले ही था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1754 में गोडाहू अगला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। तो आपसे पूछा जाए कि डुप्ले के बाद अगला फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था, तो वो कौन था, गोडाहू था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। कब आया था, 1754 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1755 में दोनों कंपनियों के मध्य संधि हुई। तो फिर पुनः द्वितीय कर्नाटक युद्ध के तहत अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य 1755 में दोनों कंपनियों के मध्य संधि हुई। ठीक है, तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात की मैंने। अब हम यहाँ पर तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्व की तरह ही यह युद्ध भी यूरोपीय संघर्ष का ही भाग था और इस युद्ध में सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। यानी सप्तवर्षीय मतलब सात सालों तक इस युद्ध को यह युद्ध चलता रहा, इसलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो उसमें से किसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक का तृतीय युद्ध को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1756 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को अगला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा था। यानी 1756 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को अगला गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, उसने भारत आते ही फोर्ट डेविड को जीत लिया और तंजौर पर 56 लाख रुपए बकाया के विवाद को लेकर युद्ध शुरू कर दिया, परंतु वो इसमें असफल रहा, जिससे फ्रांसीसी ख्याति को हानि हुई। यानी उस समय क्या हुआ कि जब वो आया गवर्नर जनरल बन के, तो उसने भारत में आते ही फोर्ट डेविड को जीत लिया और तंजौर पर 56 लाख रुपए बकाया के विवाद को लेकर युद्ध शुरू कर दिया, परंतु वो इसमें असफल रहा, जिससे फ्रांसीसी ख्याति की हानि हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि उधर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लिया। इससे अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने किसे हराया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सिराजुद्दौला को। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1760 में सर आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को बांडीवास के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि बांडीवास का युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांसीसियों और ब्रिटिश सेनाओं के बीच हुआ था। तो कब हुआ था बांडीवास का युद्ध, 1760 में हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बांडीवास का युद्ध किन सेनाओं के मध्य हुआ था, तो फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1760 में सर आयर कूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को बांडीवास में युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। ठीक है,
तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि 1761 में फ्रांसीसी पराजित होने के पश्चात पांडुचेरी लौट गए और मात्र 8 माह बाद ही अंग्रेजों ने इसे भी जीत लिया और शीघ्र ही माही और जिंजी भी अपने अधिकार में कर लिए। यानी 1761 में फ्रांसीसी को पराजित होने के बाद वो पांडिचेरी लौट गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बांडीवास की युद्ध के बाद 1761 में फ्रांसीसी पराजित होकर कहाँ लौट गए थे? तो पांडिचेरी लौट गए और मात्र 8 माह में ही के बाद अंग्रेजों ने इसे भी जीत लिया, पांडिचेरी को भी जीत लिया, शीघ्र ही माही और जिंजी को भी अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि 1763 में इस युद्ध के अंत में पांडुचेरी एवं कुछ अन्य प्रदेश किलाबंदी न करने की शर्त पर फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए और इस तरह तृतीय कर्नाटक युद्ध का निर्णायक युद्ध साबित हुआ और आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का समापन हो गया, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, अब अंग्रेजों को भारत में पूरी तरह आधिपत्य स्थापित करने के लिए केवल भारतीय शासकों का ही सामना करना शेष था। तो यहाँ पर हमने बात की 3 कर्नाटक युद्ध के बारे में बात की जो फ्रांसीसियों के मध्य हुए थे। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से थे उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो फिर हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।